What's up everyone? Welcome back on this amazing YouTube channel। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आप सभी के साथ फिर से एक नया लेक्चर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स कि आपकी वजह से हमने 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहेंगे, आप हमारे साथ हमें जुड़े रहेंगे और हम भी आपके लिए नए नए लेक्चर्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। बस अपना प्यार ऐसे बना के रखिए और वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ना बेटा, वो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो आप जानते ही हैं हमेशा क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आज गला ठीक नहीं है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। मैं आज आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी थ्योरी हम कवर करेंगे जिसके लिए हमारे इस चैप्टर का बेस बनेगा। ये चैप्टर हमारे को इस थ्योरी के बाद हमारा बेस बनेगा और हम आगे चल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, टॉपिक 1। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ क्या करिए, अपना कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका आपको पूरा दूंगा, बट मेरे साथ साथ ही आप नोट्स को कवर करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं इस चैप्टर को आपको कुल मिला के 4 से 5 लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जिसमें आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा 2 आने वाला है वो थोड़ा सा मतलब जो ये तो आज का लेक्चर जो थ्योरी है ही, आज तो थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर, जो आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जो इसके बाद जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें थोड़ा सा पार्ट आपका क्या रहेगा, थ्योरी का रहेगा, और उसके बाद हम उसी लेक्चर में आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि सबसे पहले आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। जो ये वर्ड होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसकंटिन्यू। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है, अगर 1% हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो क्या मतलब है? डिसोल्यूशन मींस ब्रेकिंग अप दैट इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग रिलेशन को क्या कर देते हैं? ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। ठीक है, तो जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रिलेशन को क्या कर देते हैं? ब्रेकअप कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारे इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें ये बात मेंशन की गई है, ये बात बताई गई है दैट डिसोल्यूशन मे बी आइदर ऑफ पार्टनरशिप और अ फर्म। हमें इसमें ये बताया गया है कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का भी होता है और पार्टनरशिप फर्म का भी होता है। ये दोनों बातें आप साथ समझेंगे कि डिसोल्यूशन जो है बेटा वो पार्टनरशिप का भी हो सकता है कि और फर्म का भी डिसोल्यूशन हो सकता है। सर ये क्या मतलब है? थोड़ा सा समझ नहीं आया। अरे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो ए, बी एंड सी एक बिजनेस को कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम कोई पार्टनरशिप रखना ही चाहते हैं। ए अपना अलग काम करना चाहता है, बी अपना अलग काम करना चाहता है, सी अपना अलग काम करना चाहता है। तो वो क्या हो गया कि उनका पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट ए, बी एंड सी जिस बिजनेस को चला रहे थे, जिस बिजनेस को वो पार्टनरशिप फर्म की तरह चला रहे थे, वो फर्म ही बंद हो गई, वो कंपनी ही, वो बिजनेस ही हमेशा के लिए बंद हो गया, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप यहां तक समझ आया होगा। मैं हर लेक्चर में, हर सीरीज में आपके साथ एक बात कहता हूं कि अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं कमेंट्स में आपके कमेंट्स को पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा जो आपके साथ प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि बेटा डिसोल्यूशन जो हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया आज? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग अप। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको पढ़ाया कि डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रिलेशन को क्या कर देते हैं? डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ब्रेकिंग अप कर देते हैं, उसी को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और फिर डिसोल्यूशन कितने तरीके का होता है? डिसोल्यूशन या तो पार्टनरशिप का होगा या फर्म का होगा। आई होप इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे सिलेबस में दोस्त इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? मैं आपको दोबारा बता देता हूं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
firm means business of the firm is closed. अरे आप जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस ही कंप्लीटली बंद हो जाए, वो बिजनेस ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब डिसकंटिन्यू एंड द फर्म इज वाउंड अप। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, आप एक छोटी सी बात समझिए। यहां पर जैसे ही आपने एक बात मेरे से सुनी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस ऑफ द फर्म ही बंद हो जाता है, जब बिजनेस ही बंद हो जाता है। अब आप एक छोटी सी बात समझो बच्चों, सपोज करो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात सच है, मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। मेरे पास जो अपने स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास लगभग इस समय जो प्रेजेंटली मेरा बैच चल रहा है उसमें मेरे पास है कुछ 25 स्टूडेंट्स हैं। अगर 25 स्टूडेंट्स से मैं ऑन एन एवरेज 1200 रुपए पर बच्चे से फीस चार्ज करता हूं, तो आइडिया कितनी फीस मैंने ले ली बच्चों से? कुछ 30,000। ठीक है, मैं 2,500, मगर मैं 1200 रुपए एक बच्चे से फीस चार्ज कर रहा हूं, तो कितना हो गया? ये लगभग हो गया 30,000 रुपए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, बच्चों ने मेरे पे ट्रस्ट करके या मेरे बिजनेस पे ट्रस्ट करके सबने अपने अपना फीस शेयर दिया, अपनी अपनी फीस पे करी। अब सपोज करो कि ये पैसा लेने के बाद अगले दिन मैं ये बात बोल दूं कि बेटा अब तो ये बिजनेस बंद हो गया, अब तो मैं नहीं पढ़ा सकता, तो अल्टीमेटली क्या लगेगा? सब क्या कहेंगे? अरे सर बिजनेस तो बंद हो रहा हुआ तो ठीक है, अरे हमारे पैसे का क्या होगा वो तो आप बता दो। तो यहीं पे आपको एक मेरे साथ नई बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि जब हम लोग बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं, जब बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो कुछ बातें हमारे साथ इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी बात को यहां पर समझना है कि एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, ऑल एसेट्स आर सोल्ड। भाई बिजनेस के अंदर अपनी एक एसेट्स होती हैं, तो सभी एसेट्स को क्या कर दिया जाता है बेटा? सभी एसेट्स को बेच दिया जाता है, ताकि उसको बेचकर हमारे बिजनेस पर जो लायबिलिटीज हैं, हमारे बिजनेस पर जो उधारी हैं, उनको हम पे ऑफ कर सके। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाता है, ऑल एसेट्स आर सोल्ड, सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है, एंड लायबिलिटीज आर पेड, और लायबिलिटीज को चुका दिया जाता है। भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी लायबिलिटी है तो उसे तो हमें पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि जब बिजनेस डिसॉल्व होता है तो सारी एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटी को पे किया जाता है, जो एसेट बेच के पैसा आता है। अगर उसके बावजूद भी कोई पैसा रह गया है, बैलेंस इफ एनी इज पेड बाय द पार्टनर एट टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। भाई कहने का मतलब यह है कि मेरे पास अपनी कुछ एसेट्स है, मैंने एसेट को बेचा, एसेट को बेच के मेरे पास कुछ पैसा आया, उस पैसे से मैंने लायबिलिटी पे करने की कोशिश करी, मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूं, बट मेरी लायबिलिटी अभी भी रह गई है। मैंने सारी एसेट्स को बेच दिया, एसेट से मेरे पास पैसा आ गया, मैंने उससे लायबिलिटी पे करी, मेरी सारी लायबिलिटी उस पैसे से पे नहीं हो पाई। तो अगर मेरी लायबिलिटी किसी भी तरह से बैलेंस रह जाता है तो वो कौन पे करता है? इज पेड बाय द पार्टनर्स, उसे पार्टनर्स पे करते हैं। कब? एट टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट को, जब उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को सेटल किया जाएगा, दैट टाइम वो उसको पे करेंगे। सर अगर 1% अगर आउटसाइड लायबिलिटी को पे करते समय किसी तरह का शॉर्टफॉल होता है, एग्जांपल के लिए मुझे देने हैं कितने? 1 लाख रुपए, और हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 50,000 रुपए। दैट मींस कि 50,000 रुपए की लायबिलिटी अभी भी हमारे पे खड़ी हुई है, तो शॉर्टफॉल हो रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना, शॉर्टफॉल इन मीटिंग द आउटसाइड लायबिलिटी इज मेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर। तो अगर लायबिलिटी को पे करने में किसी तरह का शॉर्टफॉल आएगा तो वो पार्टनर अपनी खुद की प्राइवेट एसेट्स को अरेंज करेंगे या प्राइवेट एसेट को बेचेंगे और उससे उस पैसे को वो चुका देंगे। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग, ज्यादातर सब बच्चे क्या पढ़ते हैं? टीएस ग्रेवाल को पढ़ते हैं। तो टीएस ग्रेवाल के अंदर ना एक पॉइंट और दे रखा है, द मोड ऑफ डिसोल्यूशन। द मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन में अगर आपकी एक बात समझाऊं तो आपको दो बात समझनी है कि आपको यह देखना है कि डिसोल्यूशन कैसे हो रहा है। क्या कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है कि अपने बिजनेस को बंद करो, या हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, हमारे को कोर्ट का कोई इंटरवेयर नहीं है और हम अपनी मर्जी से उस बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब बात समझते हैं आप लोग। तो आज की क्लास में पहले मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको डिस्कस करूंगा। क्लियर है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, that means कि dissolution with the intervention of the court as per the section 40 and 43।
देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 40 से लेकर 43 के बीच में हमें यह बताया गया है कि डिसोल्यूशन के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हमारे पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, हमारे पास कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं आया जज का, बट हमारी मजबूरी ये है कि हमारे फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि हमारे पे कोई मजबूरी नहीं है, हम तो बंद भी नहीं करना चाहते थे, बट अचानक से कोर्ट का ऑर्डर आ गया और हमें उस बिजनेस को बंद करना पड़ गया। अब हो सकता है शायद आप लोगों के दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, हम तो बिजनेस बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर का प्लीज वेट करेंगे और मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा, बट मैं फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को जानता हूं, तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। वो कौन से कारण होते हैं कि जब हमारे पास कोई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता और हम फिर भी बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं? तो प्लीज यहां पर ध्यान देंगे कि द डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। नंबर 1, डिसोल्यूशन बाय द एग्रीमेंट। हो सकता है कि हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये ऑलरेडी मेंशन था कि इतने समय के बाद हम डिसोल्यूशन कर देंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कि किस कंडीशन में हमें कंपल्सरी है कि हमें फॉर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके दो कारण हो सकते हैं। ऑन सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कि भाई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है ना बिजनेस चलाने के लिए, ना सैलरी देने के लिए, ना रेंट के लिए, ना बिजली के बिल के लिए। मतलब पार्टनर्स के पास किसी भी तरह से कोई पैसा बचा ही नहीं है फॉर्म को चलाने के लिए। और दूसरा, ऑन बिकमिंग अ इलीगल बिजनेस, अगर आपका बिजनेस इलीगल साबित हो जाता है, कोई भी गैर कानूनी साबित हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन में भी अपनी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ता है। तीसरा होता है डिसोल्यूशन बाय द नोटिस। डिसोल्यूशन बाय द नोटिस, कि सारे के सारे पार्टनर्स का अपना खुद का कन्वेंशन है और वो अपनी खुद की मर्जी से एक नोटिस दे रहे हैं सबको, और नोटिस के आधार पर वो क्या कर रहे हैं कि बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं। तो ये वो रीजंस है बेटा कि जिस कंडीशन में कोर्ट का कोई रोल नहीं है, बट पार्टनर्स जो है वो अपनी खुद की मर्जी से बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, और थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इस लेक्चर को पूरा देखा। मैं आपसे फिर से ये कह रहा हूं कि अगर 1% आपको इस लेक्चर में कोई भी कंटेंट समझ नहीं आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है? कमेंट्स में बताते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा से फेस ना हो। तो फिलहाल मैं आप साइड हो रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं अभी। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कहानी क्या होने वाली है उसको पहले ही बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होता है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि सर रियलाइजेशन क्या होता है, कैसे बनता है, रियलाइजेशन बनाना नहीं आता है। दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, फिर मैं लोन अकाउंट करूंगा, और आप जानते हैं कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट का कोई रोल नहीं है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को कैसे बनाया जाता है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।